नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इति युग में। बिल्कुल, आज का विषय वाकई बहुत दिलचस्प है। हाँ, और आज का हमारा ये गहराई से विश्लेषण भारत के सबसे बड़े कर सुधार मतलब जीएसटी पर आधारित है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जिसने पूरे देश की अर्थव्यवस्था का ढांचा ही बदल कर रख दिया। बिल्कुल सटीक रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे दस्तावेजों में एक बात बहुत हैरान करने वाली लगी कि फ्रांस ने 1954 में ही जीएसटी लागू कर दिया था। हाँ, बिल्कुल। मतलब आज 160 से ज्यादा देश इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भारत को इतने दशकों बाद इस प्रणाली की जरूरत क्यों महसूस हुई? देखिए, वैश्विक स्तर पर तो ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन भारत को इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारी पुरानी टैक्स प्रणाली बहुत ही ज्यादा उलझी हुई थी। उलझी हुई से आपका मतलब अलग अलग राज्यों के अलग टैक्स है क्या? जी बिल्कुल। उस समय केंद्र सरकार अपने अलग टैक्स लेती थी, जैसे कारखानों में सामान बनने पर एक्साइज ड्यूटी या फिर सेवाओं पर सर्विस टैक्स। अच्छा। और फिर राज्य सरकारें अपने स्तर पर अलग टैक्स वसूलती थी, जैसे वैट, सीएसटी और यहाँ तक के एंट्री टैक्स या लग्जरी टैक्स भी। बाप रे, ये तो ऐसा हो गया जैसे आप कोई पार्सल एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हो और रास्ते में हर इंसान उस पार्सल पर एक नया भारी पत्थर रखता जाए। बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने, जिससे वो पार्सल अंत तक पहुंचते पहुंचते बहुत भारी मतलब बहुत महंगा हो जाता था। और इसी समस्या को तकनीकी भाषा में कास्केडिंग इफेक्ट कहा जाता था। अच्छा, तो इसी को टैक्स पर टैक्स लगना कहते हैं ना? हाँ। मान लीजिए कारखाने में लकड़ी की एक कुर्सी बनी और उस पर टैक्स लगा। अब जब थोक व्यापारी उसे आगे बेचेगा तो वो उस टैक्स वाली कीमत पर भी अपना नया टैक्स जोड़ देगा। अरे, मतलब ग्राहक को सिर्फ कुर्सी का पैसा नहीं बल्कि उस पूरे सफर में लगे हुए टैक्स का भी पैसा देना पड़ता था। बिल्कुल। और इसी चक्रवृद्धि की वजह से सामान अंतिम ग्राहक तक आते आते बहुत महंगा हो जाता था। व्यापारियों के लिए भी राष्ट्रीय स्तर पर काम करना एक तरह से सिरदर्द था। तो इसका समाधान यही निकाला गया कि इन सारे अलग अलग करों को मिलाकर एक यूनिफाइड टैक्स सिस्टम बना दिया जाए। जी, एक ऐसा सिस्टम जहां राज्यों और केंद्र के अलग अलग टैक्स खत्म हो जाए और पूरे देश में व्यापार करना आसान हो। लेकिन एक बात बताइए, इतने बड़े देश में इतने सारे करों को एक झटके में खत्म करना आसान तो नहीं रहा होगा। इसका सफर कैसा रहा? ये बिल्कुल भी रातों रात नहीं हुआ। दस्तावेजों के अनुसार वर्ष 2000 से 2006 के बीच पहली बार मॉडल तैयार करने के लिए कमिटियां बनी थीं। एक मिनट, मतलब शुरुआत साल 2000 में ही हो गई थी? हाँ, फिर 2011 से 2014 के बीच इसका बिल संसद में पेश हुआ। राज्यों को मनाना बहुत मुश्किल काम था क्योंकि उन्हें अपनी कमाई जाने का डर था। जाहिर है, राज्य सरकारें अपना नियंत्रण क्यों छोड़ना चाहेंगी। तो फिर ये पास कैसे हुआ? आखिरकार काफी लंबी चर्चा के बाद 2016 में भारत के संविधान में 101वां संशोधन पास किया गया और फिर 1 जुलाई 2017 को इसे आधिकारिक रूप से पूरे भारत में लागू कर दिया गया। 1 जुलाई 2017। तो इसके लिए जो कानूनी ढांचा बना उसमें सिर्फ एक कानून तो नहीं रहा होगा? नहीं, इसमें कई कानून शामिल थे। केंद्र के लिए सीजीएसटी लाया गया और राज्यों के लिए एसजीएसटी लाया गया। और अगर व्यापार दो अलग अलग राज्यों के बीच हो रहा हो तो उसके लिए आईजीएसटी यानी अंतर्राज्यीय व्यापार वाला कानून बना और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक यूटीजीएसटी भी था। इन सब के संयुक्त प्रभाव से ही इसे लागू किया गया। एक मिनट, यहाँ मुझे थोड़ा अचरज हो रहा है। जी बताइए। अगर हम इसे वन नेशन वन टैक्स कहते हैं तो इसमें 5 अलग अलग स्लैब क्यों हैं? मतलब दस्तावेजों में 0%, 5, 12, 18 और 28% के स्लैब बताए गए हैं। ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। दरअसल भारत का ढांचा एक दोहरी प्रणाली या ड्यूअल सिस्टम पर आधारित है। और आप खुद सोचिए, जरूरी चीजों और विलासिता की चीजों पर एक ही टैक्स कैसे लगाया जा सकता है? अच्छा, मतलब आटे या चावल पर वही टैक्स नहीं लग सकता जो एक महंगी लग्जरी कार पर लगता है? बिल्कुल सही। इसीलिए जो बहुत जरूरी चीजें हैं उन्हें 0% में रखा गया है और जो लग्जरी चीजें हैं उन पर 28% के साथ साथ कुछ अतिरिक्त सेस भी लगता है। समझ गया। एक और चीज मैंने पढ़ी कि ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। इसका क्या मतलब होता है? इसका सीधा सा मतलब है कि टैक्स वहां लगता है जहां सामान का उपभोग होता है, मतलब जहां वो कंज्यूम होता है, ना कि वहां जहां वो बनता है। अरे वाह, मतलब अगर कोई सामान गुजरात में बन रहा है लेकिन बिक उत्तर प्रदेश में रहा है तो टैक्स उत्तर प्रदेश को मिलेगा? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। और इस पूरे सिस्टम की एक और सबसे बड़ी खासियत है
इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसे हम ITC कहते हैं। ये आईटीसी तो मुझे किसी कैशबैक या डिस्काउंट कूपन जैसा लगता है। वो कैसे? मतलब व्यापारी ने कच्चे माल पर जो टैक्स पहले ही दे दिया है, उसे उसकी छूट मिल जाती है ना? हाँ, आप इसे समझने के लिए कैशबैक कह सकते हैं। इससे होता यह है कि टैक्स सिर्फ उसी हिस्से पर लगता है जो नया मूल्य जोड़ा गया है, यानी वैल्यू एडिशन पर। तो इसका मतलब वो पुराना कैस्केडिंग इफेक्ट, यानी टैक्स पर टैक्स लगने का जो सिलसिला था, वो पूरी तरह से खत्म हो गया। जी हाँ, और ये सब कुछ एक डिजिटल सिस्टम के जरिए होता है। रजिस्ट्रेशन से लेकर रिटर्न फाइलिंग तक सब पूरी तरह से ऑनलाइन है। इससे तो कागजी काम भी बहुत कम हो गया होगा। हाँ, लेकिन इतने बड़े ऑनलाइन सिस्टम और नियमों को कंट्रोल कौन करता है? इस पूरी व्यवस्था का जो नियंत्रण कक्ष है, या कहें सबसे बड़ी संस्था, वो है GST काउंसिल। यही काउंसिल सारे बड़े फैसले लेती है। अच्छा, तो इस काउंसिल में बैठता कौन है? इसमें भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ साथ सभी राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल होते हैं। टैक्स रेट बदलना हो, कोई नियम बनाना हो या छूट तय करनी हो, सब यही तय करते हैं। मतलब ये तो एक तरह का टीम वर्क हो गया। अगर मैं फायदों की बात करूं, तो दस्तावेजों के हिसाब से एक समान टैक्स सिस्टम बना और टैक्स चोरी भी काफी कम हुई। हाँ, पारदर्शिता काफी बढ़ी है और सरकार की आय में भी इजाफा हुआ है। सामान भी थोड़ा सस्ता हुआ और व्यापार करना आसान हो गया। लेकिन कुछ नुकसान भी तो हुए होंगे। सब कुछ एकदम परफेक्ट तो नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। शुरुआती दिनों में डिजिटल पोर्टल से जुड़ी बहुत सी तकनीकी समस्याएं आई थीं। सर्वर अक्सर डाउन हो जाते थे। और छोटे व्यापारियों को तो ये पूरा सिस्टम समझने में ही काफी परेशानी हुई होगी। सही कहा आपने। उनके लिए ऑनलाइन रिटर्न फाइल करना आसान नहीं था और कई सारे टैक्स स्लैब्स होने की वजह से सिस्टम थोड़ा जटिल भी हो गया। हाँ, व्यापारी अक्सर कंफ्यूज हो जाते थे कि किस चीज पर 12% टैक्स है और किस पर 18%। जी, लेकिन कुल मिलाकर अगर अर्थव्यवस्था पर प्रभाव देखें तो राज्य की सीमाएं खत्म होने से देश एक साझा बाजार बन गया है। हाँ, लॉजिस्टिक्स बहुत आसान हो गया है, जिससे माल ढुलाई में समय कम लग रहा है और कंपनियों की लागत घटी है। और सबसे बड़ी बात, उपभोक्ताओं के लिए बिलिंग में अब पूरी पारदर्शिता आ गई है। तो दस्तावेजों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि GST आजाद भारत का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक टैक्स सुधार है, जिसने पुरानी उलझनों को वाकई काफी हद तक दूर किया है। बिल्कुल। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सरकार इस प्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए लगातार सुधार कर रही है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। एकदम सही बात है। और इसी के साथ हम इस चर्चा के अंत में आ गए। लेकिन जाने से पहले मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगा। जी बिल्कुल, बताइए। जैसा कि हम देखा, सरकार इस ऐतिहासिक सुधार में लगातार बदलाव कर रही है। तो सोचने वाली बात यह है कि जैसे जैसे डिजिटल बाधाएं पूरी तरह से खत्म होंगी और सिस्टम परिपक्व होगा, क्या हम भविष्य में कई टैक्स स्लैब्स की जटिलता से निकलकर वास्तव में एक सिंगल रेट वाले सिस्टम की ओर बढ़ पाएंगे? ये वाकई एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। क्या एक देश एक दर का सपना कभी सच हो पाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। हाँ, बिल्कुल। तो आज के इस विस्तृत चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय के साथ।